नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल में। इसमें हम बात कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर के भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण की, जिसके अंतर्गत हमने पहले भाग में पर्यावरण प्रदूषण की अर्थ, परिभाषा और पर्यावरण प्रदूषण के दो प्रकारों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि जल प्रदूषण और भूमि या मृदा प्रदूषण थी। इस वीडियो में बात करेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण के अन्य प्रकारों की और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने या दूर करने के लिए हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण प्रदूषण का तीसरा स्वरूप है वायु प्रदूषण। वायु यानी हवा। हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना ये वायु प्रदूषण है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण के लिए हानिकारक हो, ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाहरी वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्र हो जाते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि उससे जीवों, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को हानि पहुँचे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारणों को अगर देखें तो इन्हें दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक कारक। इसके अंतर्गत हम वनों में लगी आग, ज्वालामुखी से निकलने वाली हानिकारक गैसें, तेज हवाओं से उड़ने वाले धूल, मिट्टी के कण आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक कारण होते हैं। दूसरे हैं मनुष्यकृत कारक। इसके अंतर्गत घरों में जलने वाला ईंधन, वाहनों द्वारा निकली विषैली गैसें, औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकीय विस्फोट आदि मानव द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। मनुष्यकृत कारणों में देखें तो सबसे पहले वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती है, जिनसे श्वसन संबंधी और अन्य रोगों में वृद्धि हो जाती है, जैसे रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्ति में कमी, धूल तथा धूम्र का फेफड़ों में जाना, श्वसन तंत्र का संकुचन, सिर दर्द, उल्टियाँ आदि। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गैसों में जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा फैलते हैं। इन गैसों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोगों में आँखों में जलन, श्वसन तंत्र का संकुचन और सिर दर्द आते हैं। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण भी वायु प्रदूषण में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण भी अनेक प्रकार के रोग जैसे गले तथा आँखों में जलन, जी मिचलाना, दंत रोग, फुसफुस संबंधी रोग, श्वसन तंत्र का संकुचन और श्वसन तंत्र के रोगों से मृत्यु आदि होते हैं। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषण होता है। इसी के साथ ज्वालामुखी विस्फोट से भी जल वाष्प और SO2 निकलता है, जो कि वायु प्रदूषण का एक कारक बनता है। वायु प्रदूषण के कारण हमारे वातावरण और स्वयं मनुष्यों पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, सुनने की शक्ति का कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जननिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती हैं। वायु प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है, आँखों में जलन होती है और उसकी वजह से कई हादसे भी हो जाते हैं। हमारे
पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है गैस की, जिसे ओजोन परत कहते हैं, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जिन अपरिवर्तन, आनुवांशिकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण इस ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर आती है और उससे त्वचा और अन्य रोगों की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। इस तापमान की वृद्धि के कारण ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिससे भी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। वायु प्रदूषित क्षेत्रों में जब भी बरसात होती है तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसें और विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर आ जाते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसकी वजह से फसलों को, मनुष्यों को, साथ ही पशु पक्षियों को भी बहुत नुकसान होता है और कई तरह की बीमारियां उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण का एक और प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वायु के माध्यम से तरंग गति के रूप में संचालित होती है। जब ये ध्वनि तरंगें या वायु में उत्पन्न कंपन मानव के कान ग्रहण करते हैं तो उसे सुनाई देता है। ध्वनि को वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। जब कोई ध्वनि होती है तो माध्यम चलायमान हो जाता है और कानों तक ध्वनि का तरंगों को पहुंचाता है। आज मानव के विकास और विज्ञान के तीव्र गति से होने वाले आविष्कारों के कारण कल कारखानों और वाहनों की संख्या में दिन प्रतिदिन बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है। इसके कारण मशीनों और वाहनों का शोर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्सवों, त्योहारों, मेलों, समारोह आदि में लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि की तेज ध्वनि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। आज अन्य प्रदूषणों की भांति ध्वनि प्रदूषण भी एक घातक समस्या बनता जा रहा है। शोर वातावरण की शांति को तोड़कर पर्यावरण को दूषित कर देता है। वातावरण में फैले तीव्र ध्वनि को शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तीव्र आवाज़ वाली ध्वनि जो साधारणतया कानों को अप्रिय लगती है वह शोर कहलाता है और इस शोर को ही ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। अनियंत्रित, अत्यधिक तेज और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में नापा जाता है। वर्तमान में विभिन्न उपकरणों, साधनों और माध्यमों के द्वारा शोर इतना अधिक बढ़ गया है कि स्वस्थ व्यक्ति भी उसके कारण शारीरिक या मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ समझने लगा है। ध्वनि प्रदूषण के कारणों की हम बात करें तो इसके भी दो प्रमुख स्रोत माने गए हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम या मनुष्यों के द्वारा बनाए गए स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत प्राकृतिक ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न शोर जो क्षणिक या कभी भी उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है। इस प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत बिजली का कड़कड़ाना, बादलों की गड़गड़ाहट, तेज वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, इनके समय जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कृत्रिम स्रोत हैं उसमें हम मनोरंजन के साधन, यांत्रिक मशीनें, यातायात के साधन, कल कारखाने, घरेलू उपकरण इन्हें सम्मिलित करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत हैं। इन कृत्रिम स्रोतों के अंतर्गत हम शहरों और गांवों में किसी भी त्योहार और उत्सव में, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल किया जाता है कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। इसी के साथ अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण उनके इंजन और हॉर्नों के कारण आने वाली ध्वनि या शोर भी ध्वनि प्रदूषण करती है।
घर में काम आने वाले घरेलू उपकरण जैसे प्रेशर कुकर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, एग्जॉस्ट पंखे, एयर कंडीशनर आदि के द्वारा भी निकली हुई ध्वनि से वायु ध्वनि प्रदूषण होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न और मशीनों के द्वारा होने वाले शोर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। जनरेटर, डीजल पंपों आदि की आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी के साथ हथियारों, गोला बारूदों, विस्फोटक सामग्रियों, लड़ाकू विमानों, टैंक, मशीन गन, हथगोले इनके द्वारा भी जो आवाज़ होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव और वातावरण पर कई दुष्प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप या स्नायुविक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से परेशानियां बढ़ती जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द और अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और दमा जैसे शारीरिक रोगों तथा थकान और चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण ही है। पर्यावरण प्रदूषण का जो अन्य प्रकार है वह है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह पर्यावरण प्रदूषण में अन्य प्रदूषणों की तुलना में सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रदूषण का प्रभाव तीनों जल, थल और वायुमंडल में देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण जो है वह नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता के द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें विघटन के समय उच्च शक्ति का विकिरण उत्पन्न होता है, जो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा के नाम से जाना जाता है। इन सभी विकिरणों के कारण नाभिकीय अणु के विखंडन होता है और इसके कारण मानव, अन्य जीव, वनस्पति और खाद्य सामग्री सभी प्रभावित हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण का अर्थ उस दशा या स्थिति से है जब ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में रेडियोधर्मी विकिरण अनायास रूप से उपस्थित या प्रकट हो जाते हैं और जिससे जीव जंतुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार रेडियोधर्मी प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इससे जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को फैलने के कई कारण हैं। इसमें परमाणु हथियारों का परीक्षण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, एक्सरे मशीन, परमाणु विस्फोट, वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु ईंधन के प्रयोग से यह अधिक फैलता है। परमाणु परीक्षण में रेडियोधर्मी विकिरण बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और हवा के द्वारा इन विकिरणों को दूर स्थान पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगता, जो कि प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों के लिए संकट का कारण बन जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण अन्य पर्यावरण प्रदूषण से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस प्रदूषण का पर्यावरण, मानव और पशु पक्षियों सभी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस प्रदूषण के कारण त्वचा और कोशिकाओं से संबंधित जटिल रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका इलाज अभी नहीं के बराबर है। इसी के साथ कई बार रेडियोधर्मी विकिरणों के दुष्परिणाम बाद में देखने को मिलते हैं, जिसमें त्वचा का कैंसर, ब्रेन कैंसर, कैंसर के अन्य प्रकार, म्यूटेशन आदि सम्मिलित होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व भी खतरे में रहता है, जिसका साक्षात उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु विस्फोट से देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कई आनुवांशिक परिवर्तन लोगों में आ गए और साथ ही अपंगता और विकलांगता कई पीढ़ियों तक बनी रही। इसी के साथ रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण
गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। और साथ ही पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, खाद्य सामग्री आदि पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और व्यक्तियों के अंदर इसमें से त्वचा, खून के कण, हड्डियों में विद्यमान मज्जा, सिर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त की कमी आदि घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। पर्यावरण प्रदूषण चाहे वह किसी भी रूप में हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, या भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, उन सभी का हमारे जैव मंडल और मनुष्य और पशु पक्षियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन सब के कारणों का पहचान करके हम इनके निवारण के लिए प्रयास करें। उसके लिए सरकार के साथ ही हम सभी को भी सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करने चाहिए, जिसके अंतर्गत हम कुछ विधियों को अपना कर इस पर्यावरण प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वृक्षारोपण कार्यक्रमों को महत्व देना होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाने से पड़ती भूमि, पहाड़ी क्षेत्र, ढलान क्षेत्र में पौधारोपण करके हम पर्यावरण प्रदूषण में बहुत हद तक कमी ला सकते हैं। साथ ही जो डिस्पोजेबल वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग एक बार करके फेंक देते हैं, उनका हम वापस उन्हें इस्तेमाल करने का प्रयास करें। जैसे डिस्पोजेबल ग्लास, नैपकिन, रेज़र, इनका उपयोग दोबारा किया जाए ताकि भूमि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। इसके अलावा नगर विकास, औद्योगिकरण और शहरी विकास के कारण पिछले कुछ समय से नगर में भूजल स्रोतों का तेज़ी से दोहन होता जा रहा है। एक और जहां उपलब्ध भूजल स्तर में गिरावट आई है, वहीं उसमें गुणवत्ता की दृष्टि से भी अनेक हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ गई है। शहर के अधिकतर क्षेत्रों में भूजल में विभिन्न अवयवों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाए कि वे जो भी अपना वेस्ट है उसे जल और नदियों में प्रवाहित नहीं करें और करने से पहले उनका शोधन करें। सबसे ज़्यादा खतरनाक नाभिकीय प्रदूषण को रोकने के लिए नाभिकीय बमों और परमाणु बमों के परीक्षण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भूमिगत, वायुमंडलीय और जलमंडलीय नाभिकीय उपयोग एवं परीक्षणों पर प्रतिबंध और नियंत्रण किया जाए। रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों और तत्वों के निर्माण और प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण और नाभिकीय कचरे का उचित प्रबंधन किए जाने का प्रयास किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव शरीर पर परमाणु विकिरण और प्रदूषण का परीक्षण और उसकी सुरक्षा के तरीकों पर शोध कर नई नियंत्रण प्रणाली को अपनाया जाए। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन और विधियों को विकसित किया जाए और साथ ही रेडियोधर्मी युक्त प्रदूषणों को दबाने के लिए और उनके भंडारण के लिए सुरक्षित स्थान को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार मानव समाज की सुरक्षा और निरंतरता और खुशहाली के लिए विभिन्न प्रदूषणों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो ये प्रदूषण निकट भविष्य में मानव जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएंगे और मानव जाति और पर्यावरण बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर आ जाएगा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को संयुक्त प्रयास करना आवश्यक है, तभी हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे और इस प्रदूषण से मुक्त हो सकेंगे। आज का ये वीडियो बस अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।